सुबह का समय था और जंगल में पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त हो रहे थे। स्कूल का समय होने वाला था। गौरी अपने छोटे पक्षी जग्गू को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, जबकि कालू सुस्ती से बैठा हुआ था। मम्मी जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। लंच बॉक्स कहाँ है? जग्गू बस बैग उठाओ और निकलो। नाश्ता स्कूल के पास कुछ देख लेना, अभी घोंसले में कुछ नहीं बना है। लेकिन मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। जग्गू सुबह सुबह बहस मत करो, चुपचाप स्कूल जाओ, हमें भी सोने दो। चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर पास वाली डाल पर आ बैठती है। गौरी बहन, छोटा पक्षी स्कूल जा रहा है और तुमने उसे बिना नाश्ते के भेज दिया, ये तो गलत बात है। रानो, चिड़िया, तुम अपने काम से काम रखो, हमें मत सिखाओ कि बच्चे को कैसे संभालना है। मैं तो बस भले की बात कर रही थी गौरी बहन। हमें तुम्हारा भला नहीं चाहिए। चलो जग्गू, फौरन स्कूल जाओ। और कालू जी, आप उठिए, जरा बाहर चलकर खाने का इंतजाम करते हैं। जग्गू के जाने के बाद कालू और गौरी उड़ते हुए कबूतर की दुकान पर पहुंचते हैं। कबूतर सफाई कर रहा था। गौरी उसे बातों में उलझाने के लिए आगे बढ़ती है। कबूतर नमस्ते, आज क्या नया सामान लाए हो? गौरी बहन, ताज़ा चावल और शक्कर आई है, तुम बताओ क्या चाहिए? जरा वो पीछे वाली अलमारी में रखी शक्कर की बोरी तो दिखाना, उसका क्या रेट है? हाँ, अभी देखकर बताता हूँ। कबूतर जैसे ही पीछे मुड़ता है, कालू चुपके से चावल की बोरी उठाकर अपने थैले में डाल लेता है। गौरी, काम हो गया, निकलो। अच्छा कबूतर, हम बाद में आएंगे, अभी जरा जल्दी में है। अरे गौरी बहन, शक्कर तो देखती जाओ। लेकिन वे दोनों कबूतर की बात सुने बिना वहां से तेजी से उड़ जाते हैं। दोपहर के समय कालू और गौरी एक घने पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर चोरी की बोरी खोलते हैं। दोनों मुफ्त के चावल देखकर बहुत खुश थे। देखा कालू जी, मेरी अकल और तरकीब कितनी शानदार काम कर गई। कबूतर को बातों में ऐसा उलझाया कि उसे पता भी नहीं चला और हम पूरे चावल की बोरी ले आए। मान गए गौरी, सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। आज तो हम खूब मजे से पेट भरकर चावल पकाएंगे और खाएंगे। रानो चिड़िया वहां से गुजरती है और उनके पास चावल की इतनी बड़ी बोरी देखकर रुक जाती है। गौरी बहन, तुम्हारे पास चावल की इतनी बड़ी बोरी कहाँ से आ गई? कहीं तुम दोनों ने फिर से कबूतर की दुकान से तो चोरी नहीं की? रानो, तुम हर वक्त हमारे बीच में टांग क्यों अड़ाती हो? जाओ, जाकर अपने सूखे दाने चुगो। तुम्हें क्या मतलब कि हम ये बोरी कहाँ से लाए हैं? तौबा करो कालू भैया, चोरी का माल कभी फलता फूलता नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तुम अपनी ये मुफ्त की नसीहतें अपने पास ही रखो रानो, हमें मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। हम तो ऐसे ही मजे करेंगे। रानो अफसोस से सिर हिलाती है और वहाँ से उड़ जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू और गौरी की लालच और बढ़ जाती है। अब वे रोजाना किसान के खेत से मकई के बड़े बड़े भुट्टे चोरी करके लाते और खाते थे। एक दिन गौरी फिर खेत की तरफ देखकर लालच में आकर बोलती है, कालू जी, जरा नीचे देखिए, किसान के खेत के भुट्टे कितने ताजे और मीठे हैं। चलिए आज फिर चलकर कुछ बड़े बड़े भुट्टे तोड़ लाते हैं। लेकिन गौरी, हम पिछले कई दिनों से रोजाना वहीं जा रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कहीं किसान को पता न चल गया हो। अरे तुम तो बेकार में ही डरते रहते हो। किसान इस वक्त पेड़ के नीचे आराम से सो रहा होगा। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। रानो पास वाली डाल से उनकी बातें सुन लेती है और उड़कर उनके पास आती है। कालू भैया, गौरी बहन, अब तो रुक जाओ। रोज रोज किसान के खेत से चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अगर किसान ने पकड़ लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। रानो, तुम अपनी सलाह अपने पास रखो, हमें बार बार टोकने की जरूरत नहीं है। हम तो आज भी भुट्टे खाकर ही रहेंगे। कालू और गौरी रानो की बात को नजरअंदाज करके किसान के खेत की तरफ उड़ जाते हैं। उधर किसान खेत में भुट्टे कम देखकर बहुत गुस्से में था। उसने आज चोरी पकड़ने के लिए झाड़ियों के पीछे बड़ा जाल बिछा रखा था और खुद छुपकर बैठा था। आज मैं देखता हूँ कि रोज रोज मेरे खेत से मकई की फसल कौन बर्बाद कर रहा है। आज उस चोर को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगा। थोड़ी ही देर में कालू और गौरी बिना किसी डर के खेत में उतरते हैं और तेजी से भुट्टे तोड़ने लगते हैं। देखा कालू जी, मैं ना कहती थी कि किसान यहाँ नहीं है। जल्दी जल्दी 3-4 बड़े भुट्टे तोड़कर थैले में भर लो। हाँ गौरी, मैं जल्दी जल्दी तोड़ रहा हूँ, तुम भी अपना थैला खोल कर रखो।
तभी किसान हाथ में डंडा और जाल लेकर अचानक झाड़ियों से बाहर आ जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों काले कौए हो जो रोज मेरे खेत से मकई चुराते थे। आज तुम दोनों मेरी नजर से नहीं बच सकते। कालू जी, किसान आ गया, जल्दी से उड़ो। कालू पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर किसान के बिछाए जाल में बुरी तरह उलझ जाता है। गौरी, मेरा पैर जाल में फंस गया है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे बचाओ। किसान तुरंत उनके ऊपर बड़ा जाल फेंक देता है और दोनों को दबोचकर लोहे के मजबूत पिंजरे में बंद करके बड़ा सा ताला लगा देता है। अब बैठो इस पिंजरे में। तुम दोनों को तुम्हारी चोरी की पूरी सजा मिलेगी, ताकि आइंदा कोई मेरे खेत पर बुरी नजर न डाले। और जग्गू उड़ता हुआ अपने घोंसले में पहुंचता है। घर में मम्मी पापा को न पाकर वो घबरा जाता है और रोता हुआ रानो के पास जाता है। रानो आंटी, मेरे मम्मी पापा घोंसले में नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है और घर पे कोई नहीं है। वे कहाँ चले गए? बेटा रो मत, हौसला रखो। तुम्हारे मम्मी पापा किसान के खेत में गए थे। मुझे पूरा डर है कि किसान ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया है। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। रानो फौरन कबूतर और जंगल के दूसरे पक्षियों को इकट्ठा करती है। दोस्तों, किसान ने कालू और गौरी को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया है। छोटा जागू अकेला और परेशान है। हमें किसी तरह किसान के पास जाकर बात करनी होगी। हाँ रानो, चलो हम सब मिलकर किसान से गुजारिश करते हैं। शायद इस मासूम बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल जाए। सभी पक्षी किसान के आंगन में लगे बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। सामने पिंजरे में बंद कालू और गौरी रो रहे थे। मम्मी पापा, जग्गू बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने चोरी की और आज हमें अपने किए की सजा मिल गई। रानो चिड़िया उड़कर नीचे किसान की चारपाई के पास उतरती है। बाकी पक्षी भी उसके पीछे नीचे आ जाते हैं। किसान भैया, कालू और गौरी ने आपके खेत से चोरी करके बहुत बड़ा अपराध किया है। हम उनकी गलती मानते हैं। तो फिर तुम सब यहाँ सिफारिश लेकर क्यों आए हो? मैं इन चोरों को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। किसान भैया, जरा इस छोटे बच्चे जग्गू की तरफ तो देखिए। यह अपने माँ बाप के बिना अकेला और बेसहारा हो जाएगा। हाँ किसान भैया, इनको अपनी गलती की सजा मिल चुकी है और इन्हें पूरा पछतावा है। इस छोटे मासूम बच्चे के आंसू देखकर इन्हें माफ कर दीजिए। किसान भैया, हमें एक बार माफ कर दो। हम कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाएंगे और मेहनत करके खाएंगे। हाँ किसान भैया, हमें अपने बच्चे की खातिर एक आखिरी मौका दे दीजिए। किसान छोटे जग्गू को रोते हुए और सभी पक्षियों की एकता देखता है। उसका दिल पिघल जाता है। ठीक है, तुम सब पक्षियों की बात और इस छोटे बच्चे के आंसुओं की खातिर मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगर दोबारा मेरे खेत के पास भी दिखे तो कभी बाहर नहीं आ सकोगे। किसान पिंजरे का ताला खोल देता है। कालू और गौरी बाहर निकलकर रोते हुए जग्गू को गले लगा लेते हैं। किसान भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो बहन, कबूतर भैया, आप सबका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बच्चे का सहारा बने। सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाते हैं। कालू और गौरी ने सच्चे दिल से कसम खाई कि वे अब हमेशा मेहनत की रोटी खाएंगे। रानो चिड़िया जंगल में आइसक्रीम बेचने का काम किया करती थी। रानो चिड़िया की आइसक्रीम जंगल के सभी पक्षी पसंद करते थे। सभी को रानो चिड़िया की आइसक्रीम बहुत पसंद थी। इसी जंगल में दो काले कौवे भी रहते थे, गोरी और कालू। कालू जी, कब तक हम इस टूटे घोंसले में रहेंगे? आप कब घर बनाओगे? गोरी, बरसात का मौसम शुरू होने से पहले पहले मैं घर बना लूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस, पिछले बरसात के मौसम में भी तुमने यही कहा था और वह मौसम मैंने इसी टूटे घोंसले में गुजारा था। अगर तुमने इस बार घर नहीं बनाया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ओहो गोरी, मैं कह रहा हूँ ना कि इस बार मैं बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही घर बना लूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा घोंसले में लेट जाता है और सो जाता है। गोरी को कालू पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कबूतर कालू कौवे के घोंसले के पास आता है। अरे कालू भाई, तुम किस इंतजार में हो? बरसात का मौसम तो शुरू होने वाला है। तुम भला कब अपना घर बनाओगे? सुन ली कबूतर की बात?
बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मैं इस टूटे घोंसले में नहीं रहूंगी। कबूतर, अपनी शक्ल लेकर चला जा यहाँ से, वरना मैं मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगा। कबूतर वहाँ से चला जाता है। गोरी और कालू में एक बार फिर से घर बनाने की लड़ाई शुरू होती है। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। जब घर बना लोगे तो मुझे भी लेने आ जाना, वरना मैं नहीं रहूंगी इस टूटे घोंसले में। ऐसा कहकर गोरी कवि अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। लगता है अब तो घर बनाना ही पड़ेगा, वरना गोरी वापस नहीं आएगी। लेकिन घर बनाने के लिए तो पैसे चाहिए। ऐसा करता हूँ, जाकर अपने दोस्तों से मदद मांगता हूँ। कालू कौवा सबसे पहले तोते के पास जाता है। यार तोते, तुझे तो पता है कि मेरा एक टूटा घोंसला है। अब बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ अपना घर बना लूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे? मेरे पास कहाँ से आए पैसे? मैंने अपना भी घर मजबूत करना है, माफ करना कालू। तोता कालू को पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। तो कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। अच्छा, तो बताओ कालू, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 10,000। अगर तुम मुझे 10,000 दे दो तो मेरा घर बन जाएगा आसानी से। 10,000 तो बहुत ज्यादा है कालू। मेरे पास फिलहाल ये 500 रुपए हैं। अगर लेने हैं तो यह ले लो। अच्छा ठीक है कबूतर, यह भी चलेंगे। तुम मुझे यह पैसे दे दो, फिर जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। कबूतर से वो 500 रुपए लेकर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो से भी कुछ पैसे उधार मांगता है। कालू भैया, यह तो बहुत अच्छा सोचा आपने घर बनाने का। आजकल मेरा आइसक्रीम का काम अच्छा जा रहा है, इसलिए मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं। ये लें, आप ये पैसे ले लें और अपना घर बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानो चिड़िया। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपका उधार वापस कर दूंगा। पैसे लेकर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर से निकल जाता है। वो पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि घर बनाना कैसे शुरू करे। वो अभी ऐसे सोच ही रहा था कि पीछे से रानो चिड़िया आ जाती है। अरे कालू भैया, आप इतनी तेजी से मेरे घर से निकल आए, मैं आपको आवाजें देती रही। रानो बहन, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन आप मुझे क्यों बुला रही थी? मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छी योजना आई है कालू भैया। आप इन पैसों से घर बनाएंगे तो फिर बाद में उधार वापस करने के पैसे आपके पास कहाँ से आएंगे? इससे अच्छा है कि आप कोई फसल तैयार करें। हाँ रानो बहन, आपकी ये योजना तो अच्छी है, लेकिन मैं किस चीज की खेती करूं जिससे मुझे मुनाफा भी खूब हो, मेरा घर भी बन जाए और मैं पक्षियों का उधार भी वापस कर दूं? जी कालू भैया, मेरे पास इसका भी हल है। आप तरबूज की खेती करें। आजकल मंडी में तरबूज के भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप चाचा छम छम की दुकान से जाकर खाद ले लें। उनके पास आपको तरबूज की बेलें भी मिल जाएंगी। उन्हीं के पास सबसे अच्छी बेलें मिलेंगी आपको, और खाद भी। रानो बहन, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया मुझे। मैं जाकर अभी चाचा छम छम से खाद और बेलें खरीद लेता हूँ। कालू भैया, इसके अलावा भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप बिना झिझक मेरे से आकर मदद मांग सकते हैं। शाम होने को थी। कालू कौवा चाचा छम छम की दुकान पर जाता है और उनसे कुछ बेले और खाद खरीद लेता है। सुबह होती है तो कालू कौवा एक अच्छी जमीन देखकर वहाँ आ जाता है। कालू कौवा काम करना शुरू करता है। वह बेलों को अच्छी सी जमीन में गाड़ता है और फिर उन बेलों पर खाद डालना शुरू करता है। अगर मैं रोज समय पर आकर इनकी देखभाल करूंगा अच्छे से, तो मेरे इस खेत में जल्दी तरबूज आ जाएंगे और फिर मैं अपना सुंदर सा एक घर बनाऊंगा और पक्षियों को उनका उधार भी वापस कर दूंगा। कालू कौवा दिन रात मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में उसके खेत में तरबूज लगना शुरू हो जाते हैं। मेरी मेहनत रंग लाई, मेरी मेहनत रंग लाई। देखो पक्षियों, मेरे खेत में तरबूज उग गए। जो भी हो, मेहनत से जो फल मिलता है उसका मजा ही कुछ और होता है। फिर कालू कौवा अपने घर से अपना ठेला लेकर आता है और अपने खेत के पास ही ठेले पर तरबूज रखकर बेचने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता पक्षी आना शुरू होते हैं और कालू के तरबूज बिकते जा रहे थे। अभी कुछ ही समय गुजरा था और कालू की पूरी एक बेल बिक चुकी थी। रानो चिड़िया कालू कौवे के ठेले पर आती है। अरे वाह कालू भैया, आपने शुरू कर दिया काम। मुझे भी एक तरबूज दें। रानो बहन, आपने मुझे जो सलाह दी थी उसी की बदौलत ये सब हासिल कर पाया हूँ मैं।
फिर कालू कौवा रानो चिड़िया का उधार वापस कर देता है और कबूतर को भी उसके पैसे वापस कर देता है। और फिर कालू कौवा गोरी को लेने चला जाता है। गोरी, चलो घर चलते हैं। मैंने हमारा घर बना लिया है। अब तुम्हें उस पेड़ की डाल पर टूटे घोंसले में नहीं रहना पड़ेगा। गोरी कवि कालू के साथ अपने घर में आ जाती है। तो कैसा लगा गोरी तुम्हें हमारा घर? कालू जी, ये घर बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा भी है। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। बस गोरी, देख लो। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कुछ मेहनत करने से हमारे अपने खुश होते हैं तो हमें उनकी खुशी के लिए वो मेहनत कर लेनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया जंगल में ठंडे ठंडे बर्फ के गोले बेचने का काम करती थी। रानो चिड़िया का वो काम गर्मियों के इस तेज मौसम में बहुत अच्छा चल रहा था। रानो चिड़िया गोले बेचने निकली हुई थी और सूरज अपनी गर्मी बरसा रहा था। तभी एक तोता रानो चिड़िया के बर्फ के गोलों के ठेले पर आता है। जल्दी रानो बहन, मुझे एक गोला बना कर दे दीजिए। इतनी गर्मी है, बर्फ का ठंडा ठंडा गोला खाकर दिल को कुछ सुकून मिलेगा। रानो चिड़िया तोते को बर्फ का गोला बनाकर देती है और तोता मजे से बर्फ का वो ठंडा ठंडा गोला खाता है। इसी जंगल में दो काले कौवे रहते थे जो रंग के साथ साथ मन के भी बहुत काले थे। गोरी कालू से कहती है, कालू जी, वह छोटी चिड़िया जंगल में बर्फ के गोले बना बना कर बेचती है। गर्मी के इस मौसम में उसे खूब मुनाफा होता होगा। हाँ गोरी, तुम्हारी बात तो ठीक है। मैं तो कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि उसके इस ठेले पर कब्जा कर लेते हैं। कालू जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। फिर देर किस बात की है? चलो चलते हैं। और हाँ, लाठी याद से उठा लेना। कालू कौवा